नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के प्रोग्राम आमने सामने में आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात करवा रहे हैं जिसने कई बच्चों की जानें बचाई हैं और उस बच्चों की जानें बचाने की खातिर और उसके इनाम में जो किया जा रहा है उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और उस डॉक्टर ने अपनी नौकरी की कुर्बानी दी है और 9 माह तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसे जेल में रखा गया क्योंकि उसने कई बच्चों की जानें बचाई हैं और उनके रोते बिलखते माओं के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर कफील खान की, जो गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और कफील खान के बारे में सारा हिंदुस्तान जानता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में और मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन से भी आप कुछ सलाम कलाम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी। जेल से जब बाहर निकला था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा। जी। जेल में मुझसे मिलने भी कोई नहीं आता था, पर जब जेल से बाहर निकला तो ऑल ओवर इंडिया से, गल्फ से, यूएस से, यूके से, हर जगह से फ़ोन आने लगे और लोगों ने दुआएं की। तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे इस स्ट्रगल में साथ दिया है। और आपसे बस यही गुजारिश है कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। फाइट इज़ नॉट ओवर, फाइट इज़ फार फ्रॉम ओवर। तो बस साथ देते रहिएगा और दुआएं करते रहिए। बहरहाल डॉक्टर कफील खान ने जो कहा है आपने सुन लिया है कि वो चाहते हैं कि आपकी दुआएं चाहते हैं और आपकी नेक ख्वाहिशात चाहते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं, अब हमारा इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारा जो सामना हुआ है एक ऐसी शख्सियत से सामना हुआ है जिसने कई बच्चों की जानें बचाई हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि ये वाक़या हुआ था 2017 में वाक़या हुआ था, अगस्त 10 को हुआ था ये वाक़या। उसके बाद हिंदुस्तान में एक अजीब व गरीब हलचल पैदा हो गई थी। वो वाक़े के जो नुकात हैं, अहम नुकात है, खास तौर पर जो बच्चे दिमागी बुखार में मुब्तला हो गए थे, वहां पर तकरीबन 60 बच्चे, यानी बीडीआर में जो 60 बच्चे फौत हो गए थे, उसके तमाम इल्जामात आप पर डाल दिए गए। क्या एक सियासी साजिश थी या फिर आपको जानबूझकर ये इसलिए निशाना बनाया गया था कि आप मुसलमान हैं? इसकी दो बहुत बड़ी वजह थी। जी। बीआरडी की जो टोटल सप्लाई थी वो लिक्विड ऑक्सीजन से होती थी और जो उसका सप्लायर था वेंडर पुष्पा सेल, वो पिछले 6 महीने से अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। उसने 14 लेटर लिखे हुए थे, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर योगी जी को भी लेटर लिखे हैं। मेरा पैसा दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। 10 अगस्त 2017 को उसने ऑक्सीजन बंद कर दी। ये मुझे फंसाने के सिर्फ 2 सबसे बड़े रीज़न थे। एक तो जितने लोगों को लेटर गया वो सारे गुनाहगार हैं। जी। जो अभी भी खुले घूम रहे हैं, उनको बचाने के लिए योगी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि डॉक्टर कफील को फंसा दिया जाए। दूसरे 70 बच्चों की मौतें जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ जी कि जो माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है वही बच्चे के खोने का दर्द समझ सकती है। वो उसके जिस्म का एक हिस्सा होता है। जैसे आप उंगली काट दीजिए वैसे दर्द होगा, उसी तरह से माँ को बच्चे के छोटी सी चोट पे दर्द हो जाता है। माँ के सामने अपना बच्चा तड़प तड़प के मर रहा था और वो जानती थी कि ये सरकार की लापरवाही है और ऑक्सीजन खत्म हो गई, इस वजह से मेरा बच्चा मर रहा है। जी। हम लोगों के पैर पकड़ के बेचारे रो रहे थे कि बचा लीजिए, और हम लोग चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। जी। लिक्विड ऑक्सीजन 10 तारीख को 7:30 बजे शाम को ख़त्म हुआ था और 12 तारीख को 2 बजे रात में स्टार्ट होने की, 13 तारीख की अर्ली सुबह। तो इस 56 घंटे बिना खाए पिए हम लोग सब लोग लगे रहे। जी। सारे मीडिया ने जो वहाँ पे थे उन्होंने काम करते देखा और डॉक्टर कफील को हीरो मसीहा बना दिया, फरिश्ता बना दिया। शायद यही बात उनको बुरी लग गई। जी। दूसरे ये सारा सब कुछ जैसे ही उन्होंने, आपको अगर याद होगा कि 11 और 12 तारीख को जो खबरें आई, हाँ। वो उसमें खबरें ऐसी भी थी कि हाँ हॉस्पिटल में बच्चों की मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटल में ये कमियां हैं, हॉस्पिटल का पेमेंट ऑक्सीजन क्यों नहीं हुआ, डॉक्टर कफील मदद कर रहे थे, ये लोग कसूरवार हैं। पर अगर 12 तारीख के बाद की अगर न्यूज़ आप देखिएगा, जब पहली बार योगी जी मिले थे, उसके बाद जो चेंज हुआ उसमें आप देखिएगा 13 तारीख के बाद जितनी मीडिया हाउसेस थी वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कफील की बात कर रही थी। वो भूल गए कि कौन बच्चे मरे, कितने बच्चे मरे, किसकी गलती थी, कौन कसूरवार है। जी। तो एक तरह से योगी ने जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल के उस
आई ऑलवेज कॉल इज अ मैसेकर, नरसंहार है, एक तरह से बच्चों को कत्लेआम किया गया, वो उस पर पर्दा डालने के लिए योगी जी ने काम किया था। ये तो रही डॉक्टर साहब, डॉक्टर कफील खान, ये तो बात रही योगी की साजिश की बात रही। एक सवाल ये भी पैदा हो रहा था कि जब आपकी वहाँ BDR जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो बच्चों के वार्ड में योगी ने जब दौरा किया था, उस वक्त आपसे कहा था कि अपने आप को तुम हीरो समझ रहे हो, क्या ये सच है? जी एकदम सच है। जी जी, मुझे आज भी वो याद है कि हम लोग 54-56 घंटे काम करके बिना थक चुके थे, सुबह सुबह 11-12 बजे की बात है, और योगी जी हॉस्पिटल में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने ये नहीं पूछा कितने बच्चे मरे, उन्होंने ये पूछा कौन है डॉक्टर कफील, और मुझे उनके सामने ले जाया गया। जी जी, और उन्होंने बोला तू डॉक्टर कफील है, तू सिलेंडर्स लाया था। तो मैं डर गया, मैं जूनियर मोस्ट डॉक्टर था वहाँ पे। जी जी, और ऐसा नहीं है उन्होंने अकेले में ये बात कही हो, वहाँ पे आपके हेल्थ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के JP नड्डा भी थे, मरकजी वजीर सेहत, हाँ, और DM और अब मेरे HOD सारे सब लोग मौजूद थे, उनके सामने इन्होंने कहा। और फिर बोले, जब मैंने कहा यस सर, तो बोले तू सोचता है तू सिलेंडर ला के हीरो बन जाऊंगा, तुझे देखता हूँ। जी जी, 4 लफ्ज़ों ने ज़िंदगी चेंज कर दी। उसके बाद मुझे वहाँ से हटा दिया गया, मेरे अपने कोलीग्स ने हटाया, कहा हट जाओ, शायद योगी जी का गुस्सा है, वो शांत हो जाए, बाद में तो क्या जिस तरह की आपने बात कही है, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग जो था, जो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया था, एक ऐसा तो नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर का लहजा हो, जैसे कि तू, इस तरह की जो बातें करती जाती है? हाँ, अगर आप यूपी बिहार से होंगे जी जी, तो आपको पता होगा, जो लोग पता होगा, तू और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है यू, बट हमारी उर्दू में भी तू और आप जो नहीं यूज करते, आप से बात करते हैं। दूसरे मैं गस्टेड ऑफिसर था, जी हाँ, ठीक है, और आप चीफ मिनिस्टर, मैं बहुत छोटा अदना सा कर्मचारी, इस तरह से बात करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन डॉक्टर कफील, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपने कहा है कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन याद रखिए नाज़रीन, जो इंसानों की ज़िंदगी बचाता है और ख़ास तौर पर बच्चों की ज़िंदगी बचाकर उनके माँ बाप को खुश करता है, वो इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा इंसान होता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कई योगी आदित्यनाथ होंगे जो जिनका खद में भी छोटे होंगे, और जो उनके काम है उस लिहाज से भी उनका खद बहुत छोटा होगा। लेकिन हम नाज़रीन डॉक्टर कफील खान की सताइश करते हैं कि उन्होंने 60 बच्चों को जो हलाक हो गए थे बच्चे, उनके माँ बाप को खुश करने की पूरी कोशिश की, बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, और खास तौर पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाए हैं, वो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिल सकती। बहरहाल डॉक्टर कफील खान, हम ये बात करते हैं कि बाद में जो हालात हुए, ये मीडिया ट्रायल जो आपका शुरू हो गया था, उसमें यह कहा गया था कि आप वाइस प्रिंसिपल है उस कॉलेज के, लेकिन बाद में हमने देखा है कि आप वाइस प्रिंसिपल नहीं थे। आपके बारे में जो मीडिया में आया है आप फिल वक्त, उसके हिसाब से तो आप लेक्चरर थे वहां पर। मैंने 8 अगस्त 2016 यानी कि 8/8/2016 में ही BRD मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश कमीशन की तरफ से ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मैं वहाँ पे काम करता था, पर वो परमानेंट जॉब नहीं थी। जी जी, मैं 1 साल जूनियर था, आई वॉज जूनियर मोस्ट डॉक्टर। एक ही साल हुआ था आपको? जी, और जो अब मुझे आज भी याद है, अर्णव गोस्वामी के टाइम्स नाउ ने आधे घंटे का प्राइम टाइम पे चलाया था, वाइस प्रिंसिपल ऑफ BRD मेडिकल कॉलेज। वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए आपको 40 साल की उम्र बननी चाहिए, आपको 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स बना दिया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई और था, उसके लिए आपको प्रोफेसर बनना चाहिए। मैं मेडिकल फील्ड के पहली पायदान पे कदम ही रखा था, और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। ये एक झूठ है, जैसे योगी जी ने और उनकी पूरी कैबिनेट ने झूठ पे झूठ बोला। जैसे आपको अगर याद होगा कि सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, कि अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने बोला कि भारत बहुत बड़ा देश है, छोटी छोटी मौत होती रहती है। योगी जी ने कहा कि सारे बच्चे जैपनिंग इंकेफ्लाइटिस से मरे थे। तो ये सब सारे झूठ थे। अभी रिसेंट RTI में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये माना है कि 48 घंटों में 500 सिलेंडर्स का इंतजाम डॉक्टर कफील और उसकी टीम ने किया। आपको मैं वो RTI दे दूंगा। और हाई कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट ने खुद एफिडेविट दिया है कि पेमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से ऑक्सीजन बंद हो गया। हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2018 में एक ऑर्डर किया है जिसमें कहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से ऑक्सीजन बंद हुई और उसकी वजह से बच्चे मर गए।
ये कहना कि सारे बच्चे जैपनीज इंसेफेलाइटिस से मरे थे ये भी झूठ है, क्योंकि जो जितने बच्चे मरे थे उसमें 70% बच्चे जो है वो न्यू बॉर्न थे, यानी उसी दिन पैदा हुए थे जी या 1-2 दिन पहले पैदा हुए, यानी नौ मौलूद थे वो। हाँ। नौ मौलूद थे। जी, तो ये सब इतने झूठ पे झूठ ही बोलना है बस। जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ क्या जो झूठ है, या उनके जो कलीग्स हैं, या जो उनके काबिनी रुफ़ा हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन सारा हिंदुस्तान देख रहा था और सोच रहा था कि डॉक्टर कफील खान सच कह रहा है? देखिए, मैं इस इंसिडेंट से पहले एक डॉक्टर था जी। और जो हॉस्पिटल जाता था, बच्चों को देखता था, घर अपने अपने फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता था। इस इंसिडेंट में जब मैं जेल गया तो मुझे ये बार बार ये अपने अल्लाह से मैं पूछता था कि या अल्लाह मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। लेकिन जब बाहर आया जी तो बाहर हज़ारों की भीड़ मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर वो भी पेरेंट्स से जिनके बच्चे हम लोग बचा भी नहीं पाए थे, वो भी बेचारे कार्ड हार्ड ले खड़े थे। जी, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मेरे भाइयों ने बताया कि आपके लिए सोशल मीडिया पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कैंपेन चल रहा है। जी। तो ये एक रूहानी बातें हैं, ये एक समझ लीजिए अल्लाह का, शायद अल्लाह है सम प्लान फॉर मी, और अल्लाह ने की कोई मसलहत होगी जो उन्होंने मुझे उस आजमाइश से गुजारा। जैसा कि अब बात दौरान गुफ्तगू आपने कहा कि जेल की बात हुई है, तकरीबन 9 माह आप जेल में रहे, तो जहाँ तक एक डॉक्टर को जेल में इस इल्ज़ाम के तहत डाला गया था या पहुँचाया गया था कि उनकी लापरवाही की वजह से ये बच्चे फौत हुए हैं, तो क्या जो मुल्ज़िमीन की मैंने स्टडी की है, एक जो केस स्टडी की है, उसमें ऐसा आगे बताया गया कि 9 मुल्ज़िमीन थे, क्या तमाम को 9 माह के लिए जेल में डाला गया था? जी एकदम सही कह रहे हैं। सबसे पहले मनीष भंडारी पुष्पा सेल के, उसको बेल मिली थी। जी। उसके बाद मुझे मिली थी सेकंड में, अब बाद में ही बाकी 7 लोगों को बेल मिली। तो बहुत से लोग तो बेचारे 1-1 साल तक रहे। जी। वो भी गवर्नमेंट की एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव उसका फेल्योर का शिकार हुए। उसमें एक उदय शर्मा करके था। जी। बेचारा वो, उसने 3 महीने पहले ही उसके फादर की डेथ हुई थी, उसकी जहां उसको नौकरी मिली थी। जी। और वो भी बेचारे को जेल में रहना पड़ा, भेज दिया। इसके अलावा डॉक्टर सतीश कुमार जो एनेस्थीसिया के यानी बेहोशी के डॉक्टर थे, उनको भी 1 साल जेल रखा गया। बेचारे वो दलित थे इस वजह से रखा, या जो भी अंदर की पॉलिटिक्स हो। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कफील को ही सिर्फ रखा गया था। एक बार डॉक्टर कफील की बात बताइए कि जब आप जेल में गए थे, वहाँ पर 9 माह अपने जेल में गुजारे, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, वहाँ पर जिस अंदाज में आपके साथ रवैया इख्तियार किया गया था, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, यानी तकलीफदा था या फिर आपको? पॉजिटिव जेल के कैदियों की तरफ से था, क्योंकि उनको शायद वो हकीकत, उनको एहसास था कि जो कुछ हुआ है वो सरकार की गलती की वजह से हुआ है। जी। एक बैरक होता था जो कि 60 लोगों के लिए होता है, लेकिन हम लोगों को 180 लोगों को एक बड़े हॉल में बंद कर देते थे, बहुत मतलब जिसमें 60 लोग, कभी कभी लैट्रिन यानी कि बैतुल खला के पास बंद कर देते थे कि उसकी महक से पूरे 12-12 घंटे तक सांस नहीं ले पाते थे। जी। तो टॉर्चर तो बहुत किया। हर बार ये हिदायत दी जाती थी कि कभी भी जो है फैमिली वाले आते हैं उनके सामने आप बीआरडी की बात नहीं करेंगे। पर जब मनीष भंडारी को बेल मिल गई तो मैंने कहा जिसने ऑक्सीजन बंद की उसको बेल मिल गई है तो मैं क्यों रुकूं। तो मैंने एक लेटर, आपको शायद याद हो कि मैंने 10 बंदों का खत लिखा था। और वो खत मेरी छोटी बच्ची के डायपर से बाहर आया था। वेरी गुड। और मुझे I never thought that judicial will also influenced by social media and news। जी। मैंने 18 को लेटर लिखा और 25 को बेल मिल गई। बहरहाल डॉक्टर कफील खान, आपको ये बता दें कि जब आप जेल में थे, आपके लिए लोग लाखों की तादाद में दुआ कर रहे थे। हैदराबाद हो या फिर हैदराबाद के आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, किसी भी इलाके में हो, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब आपके लिए दुआएं कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जो मिडिल ईस्ट में हमारे सियासत के जो रीडर्स थे, सियासत के जो व्यूवर्स हैं, उन्होंने भी आपके लिए दुआ की है। इस तरह की इतलात हमारे पास आ रही थी। मेरे पास तो मिडिल ईस्ट से बहुत फ़ोन आते हैं। और अभी मैंने, जब मेरी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो गई और ये हालत आ गई, घर के जेवरात गिरवी रखने पड़े केस लड़ने के लिए, भाई के एक्सीडेंट मतलब गोली लगने के बाद।
तो मिडिल ईस्ट से हम लोगों ने क्राउड फंडिंग की, करीब 22 लाख रुपए जुड़ाए थे। उसमें मिडिल ईस्ट के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। बहरहाल ये तो रही है आपके क्राउड फंडिंग की बात, हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने ये बात कही कि भाई को गोली लगने की, तो वो था काशिफ खान के बारे में आप बात कर रहे हैं शायद। हाँ, तो जिस तरह गोली मारी गई, और मैं समझता हूँ कि वो 10 रमज़ान का दिन था, वो आखिरी 10 तारीख थी। जी जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, वहाँ जब उन्हें गोली मारी गई थी तो क्या वजह क्या थी? एक भाई तो जेल में है, या फिर और दूसरे भाई का ये हाल है, तो वजह क्या है इसकी? वजह तो आज तक नहीं पता हो पाई, लेकिन इतनी ज़रूर पता है कि मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई जहाँ पे चीफ मिनिस्टर मौजूद था। योगी आदित्यनाथ जी खुद वहाँ पे थे, उससे 500 मीटर की दूरी पे। आपका जैसे ये दफ्तर है और वो सड़क, जी हाँ, वहाँ पे कहते हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। जी जी जी। वहाँ पे 2 स्कूटी सवार मफलर बांध के आते हैं और मेरे भाई को पीछे से गोली पहली मारी जाती है। जब भाई गिर जाता है और दौड़ता है तो उसको दौड़ा के 2-3 गोली मारी जाती है। जी जी। उसके बाद जब हम लोग उस भाई को, तड़पते हुए भाई को, जो उसको खून निकल रहा था, जब हॉस्पिटल लेके आते हैं और सर्जन मेरे दोस्त रणविजय दुबे कहते हैं कि इसको गोली निकालना ज़रूरी है, तो उन यूपी गवर्नमेंट की, योगी की पुलिस आती है और ज़बरदस्ती मेरे भाई को एक वैन में डाल के 4 घंटे तक गोरखपुर शहर में घुमाती है। जी जी। ताकि वो, और मेरा भाई तड़पता रहा, खून बहता रहा, और मैं डॉक्टर होके ये जानता था कि उसकी पल्सेस अब वीक हो रही हैं। जी जी। नाजुक हालत है, बहुत ज़रूरी है। हम लोग उसके हाथ जोड़ते रहे, फिर हम लोगों ने लड़ाई की। किसी तरह से उन्होंने 2 बजे रात में छोड़ा है। जो ऑपरेशन 10 बजे हो सकता था वो 4 घंटे बाद हुआ। तो यूपी गवर्नमेंट पुलिस डिलिबरेटली इंटेंशनली डिलेड माय ब्रदर्स इमरजेंसी सर्जरी, ताकि वो मर जाए, मुंह ना खोल पाए। और आज 8-10 महीने हो गए, ना कोई शूटर का पता चला, ना ही किसने किया है, और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह फिरका परस्ती फरोग पा रही है उत्तर प्रदेश में, और किस तरह निशाना बनाया जा रहा है मजलूमीन को। डॉक्टर कफील खान के भाई को जिस अंदाज में गोली मारी गई, काशिफ खान को, उसके बाद हुकूमत का और पुलिस का ये फर्ज बनता था कि उन्हें अस्पताल में शरीक करवाए और ऑपरेशन करवा दे, लेकिन उन्हें ऑपरेशन नहीं करवाया गया, बल्कि अस्पताल से उन्हें निकाल कर 4 घंटों तक मुसलसिल शहर में फिराया गया ताकि खून बह जाए और उनके जो पल्स है वो गिर जाए और वो मौत का शिकार हो जाए। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके के मज़ाक, डॉक्टर कफील खान के भाई काशिफ ना सिर्फ बच गए हैं बल्कि अब रूबे सेहत भी हो रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर कफील खान, आपसे हम यही कह सकते हैं कि आपको हो सकता है कि अपनी माँ की दुआएं भी हैं और सारे हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं। और सबसे अच्छी बात जो आपने कही है कि डॉक्टर दुबे का जो जिक्र किया है, उससे डॉक्टर कफील खान ने डॉक्टर दुबे का हवाला देते हुए ये साबित कर दिया है कि यूपी में जहां फिरका परस्ती है वहां इंसानियत भी है और दरिंदगी का मुकाबला इंसानियत कर रही है। जी जी जी, एकदम रणविजय दुबे जी जी उस रात मसीहा बन के आए थे। जी जी। और 10 बजे से लेके 3 बजे रात तक वो बेचारे हमारे साथ लगे रहे। पुलिस बार बार कहती रही यहाँ ले जाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ, ही इज़ अ न्यूरो सर्जन, MCH न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब उसके 1 घंटे का 50,000 रुपये लेता होगा, लेकिन उस रात हम लोगों के साथ 5 घंटे रात ले लगातार लगा रहा। तो वो एक एहसान ही है। बात मेरी माँ की कहेंगे तो सही में माँ का जो रोल होता है, नुसरत परवीन जो आपकी वालदा का नाम है, नुसरत परवीन आपने बताया था। अम्मी जान जो हैं, जब मेरे अब्बू जान का इंतकाल हुआ तब भी नहीं रोई थी, क्योंकि उनको 6 भाई बहनों को हमें पालना था। और अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने 2 भाइयों को डॉक्टर, 2 को MBA कराया, दोनों बहनों को पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, अच्छी शादियाँ की। कभी नहीं रोई, हमने कभी उनको रोते अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तब वो पहली बार रोई थी। बार बार ये कहती कि आ बेटा मेरे गले लग जा, कलेजे में समा जा। लगातार वो आधे घंटे तक सिर्फ यही बात कहती रही। मेरे भाई को जब गोली लगी तो हमने उनको नहीं बताया। 3:30 बजे रात में वो जब सहरी के लिए सबको उठाने उठी तो देखा कि कोई घर में है ही नहीं, सिर्फ औरतें थीं। 3:30 बजे रात में पैदल चल के 2-3 किलोमीटर एक रिक्शा किया, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच गई जहां हम लोग थे, और कुछ नहीं बोली मेरे भाई को देखने के बाद भी। उसके पास बैठी रही और पानी लेके उन्होंने उसके बस होठों को भिगा दिया। योगी जी से, जब मैं जेल में था, योगी जी से मिलने भी पहुंच गई थी। अब बोल के आई थी
योगी जी मेरे बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। बहरहाल बहुत आपने एक देखा नाज़रीन, जिसके अंदाज में डॉक्टर कफील खान ने, उनके ख़ानदान ने जिस मुसीबत का मुकाबला किया और जिस सब्र तो तहम्मुल का मुजाहरा किया, और योगी हुकूमत को और फ़िरका परस्तों को बता दिया कि मुसलमान जिस अंदाज में भी रहेगा, चाहे तुम जुल्म कितना भी कर लो, सब्र तहम्मुल करेगा, और तुम तलाक जाहिलियत का मुजाहरा कर लो, हम उसका बेहतर अंदाज में और बाअखलाक अंदाज में जवाब देंगे। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ डॉक्टर कफील खान को उस माँ पर फ़ख्र होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इनका जो ख़ानदान है उसको, उस पर सारे उत्तर प्रदेश को फ़ख्र होना चाहिए। जी जी, बहरहाल जी जी, आपकी जो दर्द भरी कहानी सुनी, ना सिर्फ मुझे, मैं समझता हूँ कि जो हमारे नाज़रीन हैं उन्हें भी बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन हम सलाम करते हैं नुसरत परवीन साहिबा का, जो कफील खान साहब की माँ हैं। और एक बात हम करते हैं कि आपकी, जहाँ तक माँ का सवाल है, माँ तो माँ होती है, लेकिन आपकी जो शरीक हयात हैं उन्होंने भी आपके जो वक्त आया था, उस वक्त बुरे हालात आए थे, बहुत दौड़ धूप की थी उन्होंने, और बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी, और उन्हें मैंने रोता हुआ भी देखा है। जी जी, जब मैं जेल से बाहर आया जी जी, तो मेरी वाइफ ने ये जब मुझे बताया कि रात में अब अम्मी जान और जिसको भाई को गोली लगी है वो लोग तो हज करने चले गए थे। जी जी, मेरे घर में सिर्फ मेरी वाइफ और मेरे भाई की वाइफ रहती थी। पुलिस जो है रात के 10-11 बजे आ जाती थी, और मेरी वाइफ बताती हैं कि बच्चे को, मेरी छोटी बच्ची थी, उसको दूध भी पिलाने नहीं देती थी। जी जी, लेकिन बंदी आपने शायद रोते हुए देखा होगा, लेकिन जेल में जब भी मुझसे मिलने आती थी, जी जी, कभी कोई शिकायत नहीं की, जी कभी नहीं रोई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ लोगों से मिलना, पुलिस स्टेशन जाना, दिल्ली आके इंटरव्यू देना, वो हमेशा खड़ी रहीं। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल हम उन्हें भी सलाम करते हैं कि इस अंदाज में उन्होंने एक बच्ची की माँ रहते हुए भी जिस तरह जद्दोजहद की अपने शौहर के लिए, अपने खावन के लिए, और उसे कानूनी इमदाद फराहम की, एक हिंदुस्तान में एक मिसाल है। बहरहाल नाज़रीन, हम एक डॉक्टर कफील खान से इस तरह की बात जो आमना सामने में प्रोग्राम में हुई है उसके साथ इख्तिताम को पहुँचते हैं। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर कफील खान से कहेंगे कि वो सियासत TV के जो नाज़रीन हैं उन्हें एक ऐसा पैगाम दे जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब उजागर हो। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये समझ लेना कि इंसान को इंसान से जो अलग रखता है उससे बच के रहिए। बहुत खूब। हमारा जो हिंदुस्तान जब बना था तो वो, उसका फाउंडेशन इसी बेसिस पे था, ह्यूमैनिटी, प्लूरिज्म, मतलब कम्युनल हार्मोनी, साथ में बैठ के सेवई खाएंगे, साथ में होली खेलेंगे, साथ में दिवाली मनाएंगे, साथ में बकरीद के गोश्त खाएंगे। ये तहजीब थी। लेकिन जब से पिछले 4 साल से मोदी जी आए हैं, 4.5 साल के दौरान, 4.5 साल अब तो ख़त्म होने वाले हैं उनकी सरकार, और जब से ये 1.5 साल से योगी जी आए हैं, इन जो नौजवानों को धर्म के नाम पे अफीम खिला के बरगलाया जाता है, वो सबसे ख़तरनाक बात है। हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि एजुकेशन जो, देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि 3 तलाक के नाम पे बीजेपी जिस तरह से गुमराह कर रही है लोगों को, उससे बच के रहिए। आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोटी, कपड़ा, मकान अभी भी हमारे वही पुराने मुद्दे हैं। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट है। हमें भी पढ़ना है। हमें नहीं सिर्फ ये तमगा लगा के रखना है कि साइकिल बनाता है, पंचर बनाता है, समझ रही है ना, इससे बढ़ना है। और किसी भी कौम का, किसी भी कम्युनिटी का, चाहे वो कोई कम्युनिटी का, उसकी सक्सेस तभी हो सकती है जब तक उसकी एजुकेशन ना हो। मैं अकेले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बिना लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे अब्बू जान ने मुझे तालीम दी, मुझे डॉक्टर बनाया। दूसरे, आप सबका जो इतना प्यार है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे तेलंगाना हो, और चाहे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, बाहर की गल्फ की बात कर लें, जितने लोगों का प्यार मिला है शायद वही दुआएं हैं। आपको एक इंसिडेंट बता दूं, जिस दिन मेरे भाई को गोली मारी गई थी, मेरे पास मदीना से इतने फ़ोन आए कि हम लोग इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं, रात भर आपके भाई के लिए तिलावत करेंगे।
जी जी, दुआ करेंगे बस। बहरहाल जी जी। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट है जो ये नाइत्तेफाकी इंसान के बीच में बनाई जा रही है उससे दूर रहिए, अपने आप को पढ़ाइए। एक हदीस है कि जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले उसके लिए खुलेगा जो इंसाफ करेगा। इंसाफ आज के ज़माने में जज करते हैं, मजिस्ट्रेट करते हैं, तो पढ़ो और जज बनो, मजिस्ट्रेट बनो। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल डॉक्टर साहब, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं एक अच्छी बात आपके बारे में हमारे नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो आप आजकल जो कर रहे हैं, यानी फ्री मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, और आपने एक किताब भी लिखी है बच्चों की बीमारी पर, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद माहिर अमराज अतफाल हैं, तो हो सकता है कि ये किताब भी बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुँचाएगी, उनके माँ बाप के लिए मालूमात का बायस बनेगी। और आप एक प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं तमाम के लिए सेहत, जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है, उससे मैं समझता हूँ कि यतीम व यसीर और गरीब बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जी, खाली टाइम तो है। पिछले 18 महीने से जब से जेल से निकला हूँ, ना योगी गवर्नमेंट सस्पेंशन रिवोक कर रही है ना निकाल रही है। जी जी। तो हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप, क्योंकि मुझे फ्री देखने से योगी जी नहीं रोक सकते। जी जी जी, ठीक है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो हम लोग फ्री कैंप कर रहे हैं। करीब करीब 25 कैंप मैंने 10 महीनों में किए हैं और 5000 बच्चों को फ्री देखा गया है, उनको दवाइयाँ फ्री दी गई हैं। इसके अलावा मणिपाल मैनुअल ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स, ये बच्चों के जो अंडर ग्रेजुएट MBBS के बच्चे हैं और जो PG है उनके लिए मैंने तैयार कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगले महीने वो पब्लिश हो जाएगी वो किताब जो आपकी जी जी इंशाल्लाह। जी जी। दूसरे मेरा अपना ख्वाब है, मेरी ये उम्मीद है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो एक इंकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर अपने गोरखपुर के आसपास ही कहीं खोलूँ, क्योंकि हर साल 1000 बच्चे मर जाते हैं। 25 साल में 25,000 बच्चे मर गए, 2 लाख से ज़्यादा अपाहिज हो गए। तो कोशिश है कि इंकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट किया जाए। उसके लिए आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 बेड का हॉस्पिटल है। आप सबको उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की दुआएं साथ रहेगी। इसके अलावा 2019 इलेक्शन के लिए हम लोगों ने वो आपने जिसे बताया हेल्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, जिसमें पूरे इंडिया के जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग एक प्रपोजल बना रहे हैं जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास भेजेंगे, ताकि गोरखपुर BRD जैसी कोई घटना ना हो, ताकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के हेल्थ सिस्टम को, जो कि इग्नोर करती हैं हर पॉलिटिकल पार्टियां, उनको मेन इशू बना के 2019 इलेक्शन में लगा जाए, ताकि जो ऐसे मुद्दे हैं जैसे राम मंदिर हुआ, जैसे 3 तलाक हुआ, ऐसे मुद्दे पे किसी को गुमराह ना किया जा सके। बहरहाल डॉक्टर साहब, एक सवाल छोटा सा करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। और वो सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पार्टिकुलरली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मुस्लिम लीडर्स एंड MPs, तो क्या उन्होंने आपकी कोई मोरल सपोर्ट की है? मिसाल के तौर पे एक लेटर आपको राहुल गांधी ने लिखा था, ये हमें पता है, अखिलेश यादव ने भी लिखा था, मायावती ने भी लिखा था, इन लोगों ने तो मदद की है आपकी, मोरल सपोर्ट। क्या मुस्लिम लीडरशिप से आपको मोरल सपोर्ट मिली है? अगर आप ये बात करें कि ग्राउंड लेवल पे क्या मदद मिली है, तो ग्राउंड लेवल पे कोई मदद नहीं मिली है। वकीलों से चाहे लड़ना हुआ, मेरे भाई को जब गोली लगी तब हुआ, उसके बाद अभी बहराइच वाले कांड में 24 घंटे पुलिस मुझे घुमाती रही, तब भी कोई मदद करने आया। 1 महीना जेल रहे या फिर उस वक्त 9 महीना जेल रहे, कोई नहीं मदद करने आया। तो देखिए, ये अपने आप को जो मेरी मदद हुई है अगर, तो वो क्राउड फंडिंग के थ्रू हुई है। जो मैंने आपको याद होगा अगस्त पे जब क्राउड फंडिंग के लिए मैंने आपके सामने आया था, तो आपके प्यार से ही, आपका ही सपोर्ट मिला है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि क्राउड जो फंडिंग हुई है वो बहुत कम हुई है, जो आपके मकासद है वो बुलंद है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब बनाए और आपके जो माँ का साया आपके सर पर है वो कायम रखें, क्योंकि माँ जो होती है हमेशा दुआएं करती हैं, और जिसे माँ की दुआएं होती है उसे दुनिया हरा नहीं सकती, शिकस्त नहीं दे सकती, बल्कि वो कामयाब रहता है, उसी तरह जिस तरह आज हमारे दरमियान डॉक्टर कफील खान कामयाब है। नाज़रीन, इन्हीं ख्यालात के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।